नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आपकी सीरीज के सभी लॉन्ग प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, पेपर 4 है, आप सबको पता है। और आज ये सेशन लास्ट भी होगा क्योंकि सुबह आप सभी का पेपर है। ठीक, रात्रि में हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, यही मेरी कामना है। और जैसा कि ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस एक वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो आज करना। अगर स्किप किए तो आप ही जानो, ओके। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, और आप सब में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सीरीज है ही नहीं। ठीक, तो पूरा वीडियो वॉच करना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, चाहे थोड़ा तेज़ स्पीड के साथ ही कर लेना, ओके। तो चलते हैं, पेपर से पहले ज़रूर देखें। जी हाँ, हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो जाए, तो आप सब कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, अभी भी समय है, जो देख सकता है ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर की भी क्लास जल्द ही चलेगी। और ये आज आपका लास्ट पेपर है जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल होने के बाद कम से कम हम फरवरी में आपका आई होप 15 फरवरी से पहले ही क्लास स्टार्ट कर देंगे 4th पेपर का। ठीक, तो थोड़े थोड़े आप सबको बताते चलेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हर सेमेस्टर में लास्ट में जब पढ़ना शुरू करो ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप सब जुड़ना। ठीक, 15 तारीख से चलाएंगे क्लास, ओके, बता दे रहे हैं अभी से। तो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। जल्दी से चलिए अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या कह रहा है? आज का प्रश्न है आपका, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में बताइए। इससे पहले मैंने उपयोगिता बताया था, एजुकेशनल जो गाइडेंस है इसकी उपयोगिता क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आप जानेंगे शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में। ठीक, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक, मैंने बहुत सारे प्रश्न रखा है और समय बहुत कम है, इसीलिए लंबा वीडियो हो सकता है। ठीक, तो शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं कि निर्देश किया गया कोई भी, बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी कार्य निरर्थक होता है ना। अतः हमें शैक्षिक निर्देशन जो गाइडेंस होता है कि उद्देश्य का भी ज्ञान होना अवश्य चाहिए, है ना, अवश्य होना चाहिए। अनेक शिक्षाविदों के कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात हम निम्नांकित प्रकार के शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। फिलहाल ये प्रश्न पढ़ाया हुआ था मैंने, लेकिन काफ़ी बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे मैम सीरीज से, आपके पास सीरीज हो तो आप सीरीज से पढ़ाइए। फिलहाल मेरे पास तो सीरीज नहीं है, लेकिन आप ही सभी बच्चों में से एक बच्ची थी जिसने ये सींड किया है। आप सभी और सभी अपनी क्लास के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर किया करें। ठीक, तो इनका बहुत बहुत थैंक्स है जिन्होंने ये शेयर किया था। ठीक, तो इन्हीं की वजह से आप सब भी देख पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, उद्देश्य में फर्स्ट आता विद्यालय के चयन में सहायता करना। जी हाँ, जो शैक्षिक उद्देश्य होता है, आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, अब इसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या मान लो नेट की तैयारी करना चाहते हो, तो आपकी टीचर द्वारा कोई ना कोई गाइडेंस दिया जाएगा। जैसे विद्यालय की चयन में सहायता, आप इंटर में हो, आपने पढ़ा था, आपकी छोटी सिस्टर इंटर में है, आप उन्हें बताएंगी इंटर के बाद बीए करना है या बीएससी करना है, बीकॉम करना है, क्या करना है, और कौन सा स्कूल सिलेक्ट करें, अर्थात विद्यालय कौन सा चयन करें जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। ये आपके द्वारा उस बच्ची को, आपकी सिस्टर को दिया हुआ निर्देश, ये शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। ठीक, ये मैंने साधारण भाषा में आप सबको समझा दिया है। फिलहाल ये भी है। ठीक है, लेकिन आइए पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप सब कहते हो मैम पूरा अच्छे से पढ़ाइए। ठीक, भारतीय संदर्भ में एक छात्र प्राथमिक, है ना, स्तर की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यालय का चयन की समस्या से जूझने लगता है ना। आप भी कभी ना कभी कहाँ पे एडमिशन करवाएं, किस विद्यालय में करवाएं, इस समस्या से जूझे ही हैं। ठीक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी 2-4 होता है। उसके पश्चात उसके समझ जो बड़ी समस्या आती है वह
किस विद्यालय का चयन करें। हालांकि यह समस्या बहुत छोटी प्रतीत होती, परंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विद्यार्थी का भविष्य उपयुक्त विद्यालय के चयन पर निर्भर करता है। ठीक, शैक्षिक निर्देशन इस संदर्भ में विद्यार्थियों को उचित परामर्श उपलब्ध कराकर उसकी समस्या का समाधान करता है। ठीक, जैसे आपके टीचर के द्वारा आप वहाँ पे एडमिशन करवाइए, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक, सेकंड आता है उद्देश्य, पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप विद्यालयों के चयन में सहायता करना। जैसे आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर ये सब्जेक्ट है कि नहीं है उस विद्यालय में, तो ये आपका विविधता के अनुरूप विद्यालय का चयन करने में सहायता होता है। ठीक, ये हेडिंग याद कर लें। पाठ्यक्रम की, जैसे आप साइंस साइड से हो, मान लो आपने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपने बहुउद्देशीय विद्यालय, कृषि विद्यालय, चिकित्सा विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय इत्यादि, है ना, इन क्षेत्रों में पढ़ाई करना चाहते हैं, इससे संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह के विद्यालयों की सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो आप वैसे ही विद्यालय का चयन करेंगे, है ना, जो आप पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप। ओके, यही है। थर्ड है आपका विद्यालय में प्रवेश नियमों को समझने में सहायता करना। आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किस विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो उसके नियम भी होंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नियम होते हैं। मतलब विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के लिए अनेक प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती है। पहले पेपर दिया जाता है, काफ़ी विद्यालय ऐसे होते हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन मिलता है ना। जैसे कई विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर बिना पेपर के पहले टेस्ट होता है, टेस्ट पास करने के बाद ही एडमिशन होता है ना, प्री टेस्ट, है ना। फिर वो इन प्रवेश परीक्षाओं में अनेक प्रकार के होते हैं, तथा प्रत्येक प्रवेश परीक्षा की अपनी अपनी कुछ तकनीकी औपचारिकताएं होती हैं, जिनमें विद्यार्थी प्रायः गलती कर जाते हैं तथा योग्यता होते हुए भी उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते। और शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से अगर ये होता है, आपका शैक्षिक एजुकेशनल जो गाइडेंस होता है, इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से निकल सकते हो, क्योंकि जो आपको एजुकेशनल रूप से आपको गाइडेंस दे रहा है, वो आपको बताएगा किस तरह से आप, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पेपर देने, है ना, कोई इससे पहले पेपर तो देता नहीं है, सब फर्स्ट टाइम ही देते हैं, है ना, तो आपको नहीं नॉलेज होगा, तो वो आपको बताएंगे इस लेवल पर आप इस स्तर पर जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो इस स्तर पर इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप ओके। तो जो शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम विद्यार्थियों को औपचारिकताएं, है ना, औपचारिक अनौपचारिक में मैंने अंतर बताया था। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो आपकी विद्यालय शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आपकी पारिवारिक शिक्षा होती है। ठीक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के द्वारा, जो परिवार के द्वारा शिक्षा मिलती है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो विद्यालय या समाज या सोसाइटी, मीडिया के माध्यम से जो भी शिक्षा मिलती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ओके, तो नियम तथा परीक्षा हेतु तकनीकी रूप से समृद्ध कर देते हैं, जिससे वे प्रवेश के नियमों को भली भांति समझकर सफल हो जाते हैं। ठीक, इससे बच्चा सफल हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कैसे इस स्तर पर किस तरह से पेपर होगा। उसके बाद ना एजुकेशनल उद्देश्य में ये भी आता है, सॉरी बच्चों 1 मिनट, व्यवहारगत समस्या के समाधान के लिए। ठीक, जो व्यवहारगत आपका बिहेवियर क्या है, इस समय क्या समस्या आएगी, आप कॉलेज जा रहे हैं, सेलेक्ट किए, आप वहाँ पर कैसा व्यवहार बरतें हैं, इस सभी के लिए एजुकेशनल गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। विद्यार्थियों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर अपने अनेक साथियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों से व्यवहार करना पड़ता है। कभी कभी परिस्थितियाँ विशेष के कारण अथवा विपरीत मनोदशा के कारण उसके स्वभाव में नकारात्मकता आ जाती है। यह नकारात्मकता कभी कभी गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी की इन व्यवहारगत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसके द्वारा? शैक्षिक निर्देशन के द्वारा। उसके बाद सेकंड आता है, मतलब 5 आता है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए। ठीक, शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी स्वयं को मौखिक तथा लिखित दोनों ही प्रकार के से अभिव्यक्त करना सीख जाता है। ठीक, तथा समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने लगता है। 6 आता है, अनुशासन स्थापना में सहायक।
अनुशासनहीनता आज के विद्यालयों का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक, इसका एक प्रमुख कारण समुचित शैक्षिक निर्देशन का अभाव है। जिन विद्यालयों में शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थी को अनुशासित किया जाता है, वह अनुशासनहीनता की समस्या प्रायः बहुत कम पाई जाती है। इसलिए कोई भी विद्यालय हो, वहाँ पर एक अनुशासन होना चाहिए, नियम होना चाहिए, जिससे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े, बच्चे अच्छे से सीख सके। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विशिष्ट बालक का अर्थ एवं प्रकार। हम कई बार चर्चा में लाए हुए हैं, कई वीडियो में बताया हुआ है विशिष्ट बालक के बारे में, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए अर्थ भी प्रकार भी कितने प्रकार के होते हैं विशिष्ट बालक, तो समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा है कि आप पढ़ लो, तो हमें जो दिख रहा है पढ़ा रहे हैं, आप सब कोशिश करना अच्छे से समझने का। ठीक, प्रत्येक बालक की अनुवांशिकता जो आपकी जेनेटिक होती है, जीन्स होते हैं, उसी को हम अनुवांशिक बोलते हैं। ठीक, अनुवांशिकता और वातावरण जो आपका एटमॉस्फेयर है, रहन सहन जहाँ पर रहते हैं, दूसरे बालक के समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका परिवार अलग होता है, सबके माता पिता अलग होते हैं, है ना, तो ये अलग अलग होता है। तो इस असमानता के कारण ही बालक में शारीरिक, मानसिक तथा अन्य प्रकार के गुणों में सार्थक भिन्नता पाई जाती है। कोई एक समान नहीं होता है, सब में कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है ना, यही शारीरिक रूप से देखा जाए, मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से। ठीक, किसी भी इस समूह, समाज या देश में देखा जा सकता है कि कुछ बालक में समूह प्रतिमान जिसे ग्रुप नॉर्म्स की अपेक्षा अधिक गुण पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनमें यह गुण समूह प्रतिमान की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, प्रायः पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक समूह में अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप ही होते हैं। ठीक, जिन आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है कि प्रत्येक समूह में अगर देखा जाए तो कुछ समूह के बच्चे ऐसे एक ही समूह के होते हैं जिनका IQ लेवल 90 से 110 होता है ना, और बच्चों का कम होता है। जिन बालकों के गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं उन्हें सामान्य बालक कहते हैं। प्रतिमानों, जो आप एक प्रतिमान फीडबैक रखे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग बच्चे कार्य करेंगे, इतना जल्दी इतना सीखेंगे, तो ये सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक कम गुण पाए जाते हैं, जिन बालकों में समूह प्रतिमान की अपेक्षा अधिक कम, बहुत कम गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एक्सपेंशनल चिल्ड्रेन। ठीक, कहते हैं विशिष्ट बालकों को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालक वे हैं जिनमें समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक व कम मात्रा में गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बुद्धि हो या शरीर हो, सामाजिक व्यवहार हो, समायोजन हो या संवेग है, भाषा आदि किसी भी एक या अधिक क्षेत्रों में संबंधित होते हैं। ठीक, ये बहुत विशिष्ट बालक होते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक या कम गुणों वाले होते हैं। इन बालकों के लालन पालन में शिक्षा दीक्षा आदि का विशेष प्रबंधन करना चाहिए। ठीक, बालकों की विशिष्टता केवल एक क्षेत्र में ही नहीं संबंधित रह होती है, वह ये एक साथ एक से अधिक क्षेत्रों में संबंधित हो सकती है। ठीक, यदि विशिष्टता केवल एक ही क्षेत्र तक ही सीमित है तो इसका प्रभाव बालक के व्यवहार के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। ठीक, ये आइए जानते हैं कौन कौन से हैं विशिष्ट बालक के प्रकार। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इतने हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं, है ना। तो पहला प्रकार है शारीरिक अक्षमता के से युक्त बालक। जैसे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, जैसे कि आप ले लीजिए किसी को जो आपकी उसके शरीर में कोई ना कोई कमी आ गई हो, या एक्सीडेंट है तो हाथ पैर में, या विकलांग हो गए, है ना, तो शारीरिक आँख से नहीं दिखता है, तो और आँख से नहीं दिखता, सुनता नहीं है, या पोलियो वगैरह, ये सब सारी जो शारीरिक अक्षमता से संबंधित, हाथ
पैर, है ना, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये आपका आता है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। दूसरा आता है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे ऐसे बालक जो आप मान लो 3 साल पे आंगनबाड़ी में जाना है पढ़ने, लेकिन बच्चे के माता पिता उसे नहीं भेजते हैं, ठीक, 3 साल का, वो 7 साल का हो गया है, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, 7 साल का 6 साल का हो जाता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते। तो ये क्या हुआ, 7 साल, मतलब अगर फर्स्ट क्लास में जाएगा बच्चा, तो आपने पढ़ा होगा न्यू शिक्षा जो 2020 के अकॉर्डिंग एनईपी ने न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी को रखा है, उसमें बताया है 5+5 ऐसे है, 1 मिनट, 5+3+2+5 ऐसे है शायद, है ना। तो इसमें 5 साल तक बच्चा जो आंगनबाड़ी है और उसमें फर्स्ट स्टेज पर, तो अगर उस समय जो आयु सीमा है उस समय नहीं जाता है बच्चा स्कूल, तो उस समय के बाद 1-2 साल बाद जाता है, तो वो पिछड़े बालक के अकॉर्डिंग आता है। भले ही उसका IQ लेवल तेज हो, लेकिन वो पिछड़ा बालक ही कहा जाता है, ठीक। उसके बाद मंद बुद्धि बालक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनको बार बार बताओ वही बातें, बार बार समझाओ पढ़ाओ, लेकिन वो समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, है ना, तो इनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, ठीक। उनके दिमाग पे बैठता नहीं है, वो नहीं याद कर सकते तो नहीं याद कर सकते। सेकंड आता है प्रतिभाशाली बालक। कुछ बच्चे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक। अगर उनको कुछ पढ़ाया जाता है वो तुरंत ही उसे ग्रहण कर लेते हैं और उनको याद भी हो जाता है बहुत जल्दी से, वो रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, वो उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालक, अब बताइए समस्यात्मक बालक कौन है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आते हैं, और समस्या जनित बालक होते हैं जो समस्या क्रिएट कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, है ना, तो वो समस्यात्मक बालक होते हैं। ये भी विशिष्ट बालक होते हैं, क्योंकि सब में ये शरारत करने की क्षमता नहीं होती है, कहीं ना कहीं पर शरारत करने की वजह से चोट खा जाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाती है और किसी को बुरा लग सकता है, तो ये एक प्रकार से हमेशा क्लास में समस्या ही क्रिएट करते हैं, तो ये समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद संवेगात्मक को समयोजित बालक। संवेगात्मक का मतलब होता है आपका संवेग। संवेग जानते हो किसे कहते हैं, जो आपकी खुद की जो भावना होती है, मॉरलिटी होती है, आप इमोशनल हो जाते हैं, ये सभी जो भावनाएं होती हैं इसी को संवेगात्मक भावना कहते हैं, ठीक। इसमें कुछ समयोजित बालक, ये इससे जो जनित बालक होते हैं इन्हें भी हम विशिष्ट बालक कहते हैं। भाषा दोष वाले बालक। भाषा दोष मतलब आप पढ़ा रहे हैं वाज, तो वो पढ़ रहा है वास, है ना, आप पढ़ा रहे हैं सा, तो वो पढ़ रहा है सा, सा को पढ़ रहा है उल्टा पढ़ता है ना, तो वो भाषा दोष। आप पढ़ते हैं ना, बोलते हो ना, पढ़ाने बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे तो वैसे भी तो करके बोलते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो कुछ वर्ड को बोल ही नहीं पाते हैं, है ना, उनसे बार बार अगर कहा जाए तब भी नहीं बोल पाते हैं। रा को ला कहेंगे, ता को टा कहेंगे, ये सभी भाषा दोष के अकॉर्डिंग आते हैं। आप समझ चुके होंगे विशिष्ट प्रकार के बालक। अब अगर एक भी प्रश्न आ जाता है विशिष्ट प्रकार के बालक से संबंधित, तो आप सब अवश्य पूरा ज़रूर कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं। आवश्यकताएं वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः देखा जाए तो विद्यार्थी को ऐसी कई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक आवश्यकताएं हैं जो उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। ये आवश्यकताएं पहले आइए जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। पहले आती है शारीरिक आवश्यकता, जैसे अभी मैंने बताया, शारीरिक रूप से क्षमता में शारीरिक आवश्यकता ही जरूरी होगी, क्योंकि उचित भोजन व कपड़े, दर्द व बीमारी से बचाव, खेलने के लिए समय, ये शारीरिक आवश्यकता होती है, ठीक। बच्चे को इसी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए। फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता देखा जाए तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए व्यक्ति के रूप में स्वीकरण, ठीक। संवेगात्मक संतृप्ति, संतृप्ति जो संवेगात्मक उनका इमोशन है उसे
संतुष्ट करना, ठीक, सतत पुनः विश्वास करना, स्नेह होता है, ठीक, ये आवश्यकताएं होती है। भावात्मक अनुक्रिया को नियंत्रित करने में सहायता, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसे सीखने के लिए सहायता प्रदान करना, ये सब आते हैं, ठीक। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, आपकी टीचर आपके लिए 1 घंटे तक आज क्लास लेंगी, तो आप सब तो कर सकते हो लाइक। आप लाइक भी बहुत कम करते हो, ऐसा क्यों करते हो मुझे नहीं पता है, पर हम अपना 100% देते हैं आपके पेपर के समय, ठीक। तो शैक्षिक आवश्यकताएं क्या आती हैं विशिष्ट बालक के लिए? दूसरा है अध्ययन में सहायता, तीसरा है विद्यालय में समझपूर्ण और गर्मजोशी भरा वातावरण होना चाहिए, ठीक, ये सभी आवश्यकताएं हैं। उपलब्धि की भावना होनी चाहिए, जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा, ठीक। उसके बाद 6 आता है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहन, ये सभी आवश्यकताएं परस्पर संबंधित हैं। ये सभी आवश्यकताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और बढ़ रहे बालक पर अपनी छाप छोड़ती हैं, ठीक। पिछड़े हुए एवं प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु विशेष सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पिछड़ा बालक अभी मैंने बताया ना, जो आप ईयर के हिसाब से देखा जाए तो पिछड़ जाता है, तो उसे एक विशिष्ट आवश्यकता होती है कि उसे अच्छे से पढ़ाया जाए, जिससे और भी बच्चों को साथ में लेकर चल सकें, ठीक। प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी सुविधाएं प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य करने की क्षमता में से अवगत कराती है तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक में उनके दोषों को कम करने का प्रयास करती है, ठीक। उसके बाद आता है विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं बाधित बालकों के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विधियों तथा प्रविधियों की आवश्यकता होती है। फिलहाल वैसे कहा जाता है समावेशी कक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं, अगर मान लो एकदम लिपिक रूप से पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, है ना, तो उसे अलग ही एक रूम में रखेंगे, है ना, बच्चे को, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, है ना, तो उसे सिर्फ साइन मतलब साइन तो वो पहचान नहीं पाएगा, साइन कॉन्टैक्ट मतलब जो आँखों के द्वारा, आँखों के माध्यम से, तो उसे दिखता नहीं है, तो उसे आप किस लैंग्वेज में सिखाएंगे, है ना, सुन तो सकता है, तो ठीक। तो सामान्यतः विलक्षण बालक अन्य समान बालकों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं, उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है, वह कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसीलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियों और प्रविधियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है समूह निर्देशन की समस्या एवं लाभ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके पेपर में ये जरूर मिले। तो जो समूह निर्देशन है, इससे मैंने बताया भी था, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप गाइडेंस, ठीक, जो समूह में एक निर्देशन दिया जाता है। समूह निर्देशन से तात्पर्य ऐसे निर्देशन से है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ में रखा जाता है, ठीक। समूह समूह प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होती है, विचार करते हैं, ठीक। समूह निर्देशन का एक रूप है, ये मैंने शुरू में पढ़ाया है समूह निर्देशन पहले वाले वीडियो में, ठीक। इस वीडियो में नहीं रहा है, लेकिन पहले वाले वीडियो में मैंने समूह निर्देशन पढ़ाया है, ग्रुप 12 वाले वीडियो में, ठीक। तो जिसमें निर्देशन करता एक से अधिक व्यक्ति जो एक ही आयु समूह एवं समस्या के होते हैं को निर्देशित करता है, समूह निर्देशन कहलाता है। सामान्यतः निर्देशन की प्रारंभिक अवस्था में जब एक से अधिक व्यक्तियों के समूह को किसी एक ही विषय पर निर्देशन दिया जाए तो उसे हम समूह निर्देशन कहते हैं। अब इसकी समस्या जान लेते हैं, समस्याएं क्या है ग्रुप गाइडेंस की। पहला आता है गृह व विद्यालय के समायोजन की समस्या, ठीक। सेकंड आता है शैक्षिक योजना से संबंधित समस्या। थर्ड आता है रोजगार से संबंधित समस्या। 4 आता है आर्थिक एवं व्यवसायिक समस्या। 5 आता है पारिवारिक समस्या का आकलन करना, ठीक। अब गृह और विद्यालय में मैंने उस वीडियो में बताया था ना, जब समूह होता है तो बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है
घर के अपेक्षा विद्यालय में अंतर होता है। तो जब छोटा बच्चा एंट्री लेता है स्कूल में, तो उस समय उसे कुछ ना कुछ समायोजन करना पड़ता है, उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक। शैक्षिक योजना से संबंधित समस्या, फिर उसे शैक्षिक योजना से संबंधित समस्या आने लगती है, किस तरह से वो पढ़ाई करे, है ना। तो बहुत सारे समूह निर्देशन की समस्याएं होती हैं। उसके बाद इसके लाभ जान लेते हैं। इसके लाभ फर्स्ट आता है, समूह निर्देशनकर्ता कुशलता के साथ अत्यंत कम समय में विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करने और वह उनकी समस्याओं को पहचानने तथा विभिन्न कठिन समस्याओं से संबंधित प्रति उत्तरों को ढूंढने में सफल होता है। सेकंड आता है समूह निर्देशन शिक्षक अथवा परामर्शदाता को सामूहिक परिस्थिति में बालक के सामाजिक दृष्टिकोण एवं व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। उसके बाद थर्ड आता है विद्यार्थी को एक जैसी समस्याओं को किसी समूह विशेष के सामने चर्चा करने पर वह समस्या से संबंधित उत्तर ढूंढने में मदद करता है। उसके बाद आता है समूह निर्देशन में समस्त विद्यार्थियों के समक्ष सुझाव रखे जाते हैं तथा समस्त समूह के विद्यार्थी उसे आसानी से स्वीकार करते हैं तथा अपने विचारों को भी रखते हैं। उसके बाद 5 आता है समूह निर्देशन प्रक्रिया के दौरान सामान्य छात्र अन्य छात्रों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। 6 आता है समूह निर्देशन में एक जैसी समस्या पर सामूहिक उत्तर प्राप्त होते हैं। 7 आता है समूह निर्देशन व्यक्तिगत परामर्श के लिए तैयार करता है, ठीक। जो व्यक्तिगत परामर्श होते हैं उसके लिए भी तैयार करता है। समूह निर्देशन के द्वारा शिक्षक छात्रों की बहुत बड़ी संख्या में संपर्क बना सकता है। उसके निर्देशन का यह प्रकार मितव्ययी एवं सार्थक होता है, विद्यार्थी से संपर्क बनाने में सहायक होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बच्चों अभी बहुत है, 42 तक है, ठीक, समझ सकते हैं, इसलिए हमें तेजी से कवर करना पड़ेगा। फिर 11 में है, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, समूह निर्देशन से लाभ। विद्यार्थी को एक जैसी समस्या पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान करता है, ठीक। यह विद्यार्थी के आवृत्ति एवं व्यवहार में सुधार लाता है। यह विद्यार्थी के में जागरूकता लाता है ताकि वह अपनी आवश्यकता को पहचान सके। 4 आता है समूह निर्देशन में आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समूह के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। 15 आता है समूह निर्देशन के द्वारा निर्देशनकर्ता के साथ साथ विद्यार्थी दोनों को ही समय के साथ प्रयास एवं धन की बचत होती है। उसके बाद निर्देशन के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्देशन के सिद्धांत जान लेना। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, आप निर्देशन पढ़ रहे हो लेकिन इसके सिद्धांत पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP करके याद कर लेना, अभी भी समय है, बढ़िया से ध्यान से सुनना, ठीक। क्योंकि शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया एक जैसी सुद्देश्य तथा तार्किक प्रक्रिया होती है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। निसंदेह किसी भी प्रकार के जो निर्देशन को निम्नांकित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पहला आता सभी को निर्देशन दिया जाना चाहिए। सेकंड आता समस्या अनुभव करने के तत्काल बाद निर्देशन करना चाहिए, ठीक। पहले समस्या अनुभव कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद निर्देशन देना चाहिए। निर्देशन हेतु तो आवश्यक सूचनाएं संकलित की जानी चाहिए। सूचना प्राप्त हेतु प्रमाणीकृत परीक्षण प्रयोग में लाना चाहिए। भी है अभिभावकों तथा अन्य परिजनों का सहयोग लिया जाना चाहिए। फिर 6 है अनुवर्ती अध्ययन करते रहना चाहिए, ठीक। ये हैं सिद्धांत, ये जो 6 सिद्धांत हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद निर्देशन में प्रयुक्त होने वाली कुछ मापन विधियों के नाम बताइए। तो निर्देशन में जो प्रयुक्त होती हैं, हम इन विधियों को जान लेते हैं। छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि आदि का मापन करने के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख कुछ विधियां निम्नवत हैं। ओके, तो निर्देशन में प्रयुक्त मापन विधियां, पहले आता है प्रत्यक्ष लाभ, ठीक। सेकंड है प्रश्नावली और थर्ड है मापनी, परीक्षण, व्यक्ति इतिहास, समाज मिति, प्रक्षेपी विधि, पार्श्व विधि, ये विधियां हैं, ठीक, निर्देशन में प्रयुक्त होने वाली। आप किसी को निर्देशन देते हैं तो प्रश्नावली की सहायता से, मापने की सहायता से आप माप लेते हैं, फिर उसके बाद उसे निर्देशन, परीक्षण देते हैं, व्यक्ति का इतिहास जान करके उसके अकॉर्डिंग आप निर्देशन देते हैं ना। तो ये सभी विधियां हैं निर्देशन की। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह प्रतिभाशाली बालक। अब प्रतिभाशाली बालक की विशेषता जान लेते हैं। कई विशेषताएं होती हैं, साफ दिख तो नहीं रहा है लेकिन कोशिश करते हैं।
इनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, जीनियस भी कह सकते हैं। जो जीनियस बच्चे होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी मॉरलिटी आ जाती है जो ईश्वर के द्वारा दिए गए है ना, वो बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख जाते हैं, तो उन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक, जिस बालक की बुद्धि, लब्धि या बौद्धिक क्षमता सामान्य से अधिक से हो, ठीक, उच्च कोटि की हो, ऐसे बालक इसमें आते हैं। ठीक, किसमें आते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 से अधिक होती है। इनको निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे याद कर लेना, 130 से 140। अगर प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि पूछी जाए तो 130 से 140 होती है। ठीक, फिर इसकी विशेषता, पहली विशेषता उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक प्रत्येक प्रजाति में पाए जाते हैं। जिन प्रकृति का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर ऊंचा होता है, अच्छा होता है, उसमें प्रतिभाशाली बालक की उत्पत्ति की संभावना अधिक होती है। ठीक, ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। उनकी प्रजाति अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर अच्छा होता है, ऊंचा होता है, उन्हीं के यहाँ ये सारे बालक जन्म लेते हैं प्रतिभाशाली। सेकंड आता है वंशानुक्रम और घर की पृष्ठभूमि। ये भी एक विशेषता है, क्योंकि उनका जो वंशानुक्रम है, आनुवंशिकता है, उनका जेनेटिक जीन्स है, मतलब जीन है ना। तो प्रतिभाशाली बालक जिस भी परिवार में संबंधित है, परिवार से, जैसे हरमन महोदय ने कहा, महोदय के अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च राजनीतिक, उच्च प्रशासनिक तथा उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में प्रतिभाशाली बालक अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, ये इन्होंने किसने कहा? टरमन महोदय ने, ये याद कर लेना, टरमन महोदय, इन्होंने कहा था। शारीरिक लक्षण, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक की अपेक्षा लंबे एवं चौड़े, भारी होते हैं और स्वस्थ होते हैं। ठीक, यौन अनुपात, अधिकांशतः लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का IQ होता है और लड़कियां अधिक प्रतिभाशाली होती हैं। ठीक, उसके बाद स्कूल की उपलब्धियां, स्कूल में देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? प्रतिभाशाली बालक की स्कूल की प्रगति सामान्य बालकों की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि केवल शिक्षा संबंधी ही नहीं, अपितु अन्य क्रियात्मक एवं रुचि इत्यादि उनके विकास में सहायक होती हैं। स्कूल में प्रतिभाशाली बालक अन्य बालकों की अपेक्षा थोड़ा अधिक गतिशील रुचियों या अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक, इस प्रकार की रुचियों में संगीत, कला, चित्रकला, नृत्य, भाषा आदि आते हैं। इसमें यौन भेद पाया जाता है। ठीक, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं हर एक क्षेत्र में आगे रहते हैं। ठीक, उसके बाद खेल में देखा जाए तो प्रतिभाशाली बच्चे खेल में भी आगे होते हैं, क्योंकि खेल संबंधी ज्ञान प्रतिभाशाली बालकों में अधिक होता है। ऐसे बालक अपने से अधिक उम्र वाले बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। सामान्य बालक की अपेक्षा सामान्य बालक की तरह ही खेलते हैं, परंतु अधिक कुशलता एवं चिंतन इसके खेल में मिलता है। ठीक, 7 आता है व्यक्तिगत एवं सामाजिक लक्षण। ये भी एक विशेषता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक का व्यक्तिगत श्रेष्ठ होता है, व्यक्तित्व ही श्रेष्ठ होता है, उसकी पर्सनालिटी ही अलग होती है। ये आत्मविश्वासी, मौलिक, विनोद प्रिय, नेतृत्व क्षमता रखने वाले व्यक्ति होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक, उसके बाद आता है 6 आता परामर्शदाता की विश्वास पात्र बनने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, इसमें बच्चे क्या करते हैं? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे परामर्शदाता को विश्वास पात्र बनने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसकी सहायता से वह किसी का विश्वास हासिल कर सकता है। ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। ठीक,
तो प्रश्न है सेकंड है, व्यक्तिगत और शैक्षिक जीवन में समायोजन के लिए परामर्श की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक, तो भूमिका क्या है? व्यक्तिगत जीवन में समायोजन हेतु परामर्श की भूमिकाएं कई हैं। पहली भूमिका आती है आपका शारीरिक कमी, अस्वस्थता या दुर्बलता के कारण हीनता या व निराशा से ग्रस्त होकर कुसमायोजन की ओर बढ़ते जा रहे व्यक्ति में उपबोधक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने उस समायोजित उसे समायोजित बनाने में सहायता प्रदान करता है। आप अगर किसी को परामर्श देते हैं, मान लो मरता हुआ व्यक्ति भी रुक जाता है आपके निर्देशन से। ठीक, सेकंड आता है चिंता, क्लेश, निराशा, कुष्ठा जैसे नकारात्मक सोचों से ग्रस्त व्यक्तियों में सकारात्मक सोचों का विकास भी आपका होता है। आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप में इन सभी चिंताओं से दूरी बनती है ना। थर्ड आता है व्यक्ति के वैवाहिक संबंधों, अन्य पारिवारिक संबंधों व सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ व मधुर बनाने में उपबोधक सहायता प्रदान करता है। सेवन आता है संवेगात्मक रूप से समायोजित बनाने में उपबोधक व्यक्ति की सहायता करता है। फाइव आता है व्यक्ति को उसकी अच्छाइयाँ तथा कमियों के बारे में जानकारी देकर उसके योग्यता के स्तर से परिचित करवाता है। उसके बाद शैक्षिक जीवन में समायोजन हेतु परामर्श की भूमिका क्या है? आपने अभी परामर्श की समायोजन व्यक्तिगत जीवन में देखा, अब शैक्षिक जीवन में जाने। ठीक, शैक्षिक जीवन में उपबोधक छात्रों को उनकी योग्यता, क्षमताओं, अभिरुचियों, कमियों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करके उन्हें स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। सेकंड आता है छात्रों को उनकी आवश्यकताओं व योग्यताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त तो पाठ्यक्रमों का चयन करने में सहायता करता है। थर्ड आता है छात्रों में वांछनीय वृत्तियों व व्यवहारों व विन्यासों का विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। फोर आता है अन्य लोगों से बेहतर संबंध बनाने व उस परिवेश जिसमें वो रहते हैं को समझने में भी सहायता करता है। फाइव आता है प्रतिभाशाली, मंदबुद्ध तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान करने व उनमें उचित समायोजन की क्षमता का विकास करने में भी सहायता करता है। अब परामर्श की प्रक्रिया की अवधारणा बताते हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। अवधारणा क्या है? परामर्श प्रोसेस के, काउंसलिंग के क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक, परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परामर्श प्रार्थी एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति अर्थात परामर्शदाता के साथ विशिष्ट उद्देश्य को स्थापित करने के लिए कार्य करता है तथा ऐसे व्यवहारों को सीखता है जिनका अर्जन इन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने के पूर्व इसकी प्रक्रिया के प्रमुख अंगों का ज्ञान होता है। ठीक, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी प्रक्रिया किसी न किसी दिशा में एक अथवा अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक, करने के लिए संपन्न की जाती है। अतः लक्ष्य अथवा उद्देश्य किसी प्रक्रिया का मुख्य बिंदु माना जाता है, क्योंकि आप ही यहाँ पर टारगेट बनाएंगे तभी तो लक्ष्य आपका, तीर साधेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेगा, तब आप अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे, है ना। तो परामर्श का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थी अथवा अन्य किसी सेवार्थी में आत्मबोध एवं सामंजस्य की योग्यता का विकास करना है। इस योग्यता के विकसित होने पर वह स्वयं ही अपना समस्या का समाधान करने योग्य बन जाता है और इस प्रकार लक्ष्य किसी प्रक्रिया का व्यवहारिक व क्रियान्वित प्राथमिक आधार होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जान लेते हैं इसकी आधारभूत मान्यताओं का होना आवश्यक है। पहले क्या होता है, परामर्शदाता का अनुभवी होना जरूरी है, इच्छा जानना जरूरी है, आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है, उचित वातावरण भी जरूरी होता है। ठीक, उसके बाद परामर्श प्रक्रिया के पदों का जान लेते हैं। इसके चरण क्या होते हैं, इसके पद कितने होते हैं। इसके पद है, पहला है विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा निदान, चौथा पूर्व अनुमान, फिर परामर्श आता, फिर अनुवर्तन आता है। ये सभी चरण हैं। ठीक, पद हैं। ठीक, तो चरण में पहला विश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। विश्लेषण में क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि परामर्श प्रार्थी का अध्ययन किया जा सके। ठीक, उसके बाद आता है संश्लेषण। इस पद में एकत्रित की गई जानकारी को संगठित किया जाता है। उसके बाद थर्ड आता है निदान। इस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर उसके बाद पूर्व अनुमान। निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं। परामर्शदाता तथा प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस पद में रखा गया है, तो यही परामर्श कहलाता है। अनुवर्तन क्या है? अनुवर्तन बच्चों परामर्शदाता की सेवाओं को
की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने या समस्या के हल में परामर्श प्रार्थी की सहायता करने के लिए प्रयास इस पद में शामिल रहते हैं। रोजर्स ने अपने विभिन्न पदों का निम्नलिखित पदों में संक्षिप्त किया था। पहला, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति सहायता के लिए आता है तथा उसने एक अनुमानित कदम उठा भी लिया। और सेकंड कहते हैं, सहायता परिस्थिति को प्रायः परिभाषित किया जाता है। प्रार्थी को इस व्यक्ति द्वारा परिचित कराया जाता है कि परामर्शदाता के पास उत्तर नहीं होते हैं, प्रार्थी को स्वयं ही अपने उत्तर ढूंढने होते हैं। परामर्श का समय आना है यदि वह चाहे तो। फिर उसके बाद आता है, परामर्शदाता स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति समस्या के संदर्भ में होती है। वह चिंता तथा अपराधी होने की भावना रोकता है। परामर्शदाता प्रार्थी को यह मानने का प्रयास नहीं करता कि वह गलती पर है, ठीक, या वह सही है, या परामर्शदाता प्रार्थी को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है। वह केवल स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। फिर उसके बाद फोर आता है परामर्शदाता नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करता है, उन्हें पहचानता है और स्पष्ट करता है। फिर परामर्शदाता को प्रार्थी को भावनाओं का उत्तर देता है। पहले नकारात्मक भावना क्या है, जैसे कि आप निगेटिव सोचते हो तो निगेटिव भावना को ही निकालना, परामर्शदाता निकालता है उसे, ठीक। तो वो आपको एक्टिव भावना देता है। तो ये निगेटिव भावना निकालना, फिर सकारात्मक भावना की अभिव्यक्ति होना, ये परामर्शदाता के द्वारा ही किया जाता है। 5 आता है, जब व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी होती है तो उसके पश्चात अनुमानित सकारात्मक अभिव्यक्ति हो जाता है। 6 आता है, परामर्शदाता सकारात्मक भावनाओं को पहचानता है और उन्हें स्वीकार करता है। फिर 7 आता है, इसे स्वयं का बोध और आत्म अंतर्दृष्टि होती है। 8 आता है, संभावित निर्णय और संभावित कार्य दिशा का स्पष्टीकरण होता है। फिर आता है, व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण सकारात्मक क्रियाओं का प्रारंभ होता है। फिर आगे फिर अंतर्दृष्टि तथा अधिक उपयुक्त बोध का विकास होता है। फिर उसके बाद विकसित स्वतंत्रता की भावना तथा सहायता की को घटती हुई आवश्यकता होती है, ठीक। तो आई होप आप समझ चुके होंगे परामर्श के मूलभूत सिद्धांत। अब जान लीजिए परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत आता है स्वीकृति का सिद्धांत, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीकृति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रार्थी को एक व्यक्ति के स्वरूप में समझा जाए और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। व्यक्ति के अधिकारों को परामर्शदाता पूर्ण सम्मान प्रदान करे, ठीक। दूसरा आता है लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। पहला स्वीकृति का सिद्धांत, दूसरा लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत याद कर लेना, परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक। कहाँ पहुंचे? फिर आता है थर्ड आता व्यक्ति के साथ विचार करने का सिद्धांत, ठीक। उसके बाद 4 आता सीखने का सिद्धांत। 5 आता व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं जो आपका परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक। तो ये 5 सिद्धांत याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। एक लॉन्ग प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है कि भारत में बाल निर्देश सन की समस्या की विवेचना कीजिए, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड गाइडेंस भी कह सकते हैं। समस्या क्या है बच्चे के लिए एक निर्देशन की। तो आइए जानते हैं समस्याएं क्या हैं। हम ऐसे समझाएंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, आप समझने का प्रयास करना, ठीक। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन जान लें। बाल निर्देशन की समस्या में पहली समस्या आती है अशिक्षित माता पिता, ठीक। अशिक्षित माता पिता मतलब कि अगर कोई बच्चा है, उसके माता पिता ही अशिक्षित हैं तो बच्चा भी अशिक्षित रहेगा। उसे कितने भी
अच्छे से स्कूल में डाल दिया जाए, क्योंकि उसकी जो अभी मैंने बताया अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वो अपने घर से सीखता है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय से सीखता है। तो अशिक्षित माता पिता का भी कहीं ना कहीं समस्यात्मक होता है कि बाल निर्देशन के लिए समस्या होती है, वो बच्चे को निर्देशन नहीं दे पाते हैं, सही से गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। ठीक, तो सेकंड आता है गरीबी। गरीबी बहुत ही घातक कह सकते हैं बीमारी भी जो होती है। अगर हम बीमारी को गरीबी से अगर जोड़ें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गरीबी ऐसी स्थिति होती है कि बच्चा, उस घर में बच्चा सही से पल नहीं पाता, उसे पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता, तो वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करे, है ना। तो भारतवर्ष की अधिकांश जनता अपने परिवार के लिए मुश्किल से भोजन के सामान्य साधन जुटा पाती है। अपने देश के अधिकांश लोगों को आज भी प्रमाणिक भोजन उपलब्ध नहीं है। उन्हें सब्जी रोटी, दाल रोटी मिल जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो ये गरीब होते हैं, इनके लिए भी निर्देशक पाना बहुत ही, सॉरी बच्चों। उसके बाद आता है समस्यात्मक होते बेकारी। बेकारी मतलब बेरोजगारी। आप जब अपने देश में बेरोजगारी या बढ़ती हुई जनसंख्या में बेरोजगारी की समस्या है, कहीं पर एमए करके बैठे हैं, एमएससी करके बैठे हैं, पास, है ना, तो ये कहीं ना कहीं समस्यात्मक बात हुई। ये बैक हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका बेकारी के बाद विद्यालयों की अधिक दयनीय अवस्था। किसी किसी विद्यालय में बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं है। इन अवस्थाओं के कारण भी समस्याएं आती हैं, है ना, निर्देशन में। विद्यालय का पाठ्यक्रम अगर ठीक नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, है ना, ये भी एक समस्या है। शिक्षकों का अति कार्यभार। शिक्षकों का अधिकार, जैसे कि साधारण विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह 36 घंटे पढ़ाना ही नहीं पड़ता, बल्कि फीस और रजिस्टर से संबंधित कार्यों को भी करना पड़ता है ना। तो इसके अतिरिक्त उन्हें विद्यालय में के अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। ऐसे शिक्षकों की शिक्षा का यदि मूल्यांकन किया जाए तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि उनका पढ़ाना केवल खाना पूर्ति करता है। ऐसे शिक्षकों से यह आशा करना भी निर्देशन में हाथ बटाएंगे व्यर्थ होता है, क्योंकि ऐसे शिक्षक क्या होते हैं, कार्यभार को अच्छे से नहीं निभा पाते। अप्रशिक्षित शिक्षक, किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है, कॉलेज में शिक्षक को खुद ज्ञान नहीं है, अप्रशिक्षित है, मतलब उनमें डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो पढ़ाने लगे हैं एमए को। तो ऐसे शिक्षक क्या होते हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। मानकीकृत परीक्षणों का अभाव, कहीं ना कहीं पर मानकीकृत परीक्षण होते हैं जिनका अभाव पाया जाता है, ये भी एक समस्या है। इस क्षेत्र में अनुसंधान का अभाव भी होना टन है। सूचनाओं के संकलन करने में व्यवस्थित संगठन का होना, सभी समस्याएं। ठीक, के बाद निर्देश भाषाएं, वो परिभाषा क्या है। निर्देशन की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना। 3 ही बता रहे हैं, ये पहला तो समझ में नहीं आ रहा किसने। जयसोम के अनुसार इन्होंने कहा कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति में निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास करता है, जिसकी सहायता से जीवन की समस्याएं को सुगमता तथा सफलतापूर्वक जीवन प्रयत्न हल करने योग्य बनाता है। किसने, जयसोम के अनुसार। ठीक, एमरी स्ट्रम्पा के अनुसार इन्होंने कहा निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप में व्यक्ति में होते। ठीक, डेविड बी टेडमैन के अनुसार इन्होंने कहा निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। ठीक, उसके बाद स्ट्रप्स तथा फॉल क्वेस्ट ने कहा कि सभी परिभाषाओं का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया कि निर्देशन व्यक्ति के अपने दिए तथा समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में
उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायता प्रदान करने वाला एक निरंतर चलने वाला प्रक्रम होता है। गुड के अनुसार क्या कहा गुड ने कहा कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एकमात्र प्रक्रम होता है। अब निर्देशन के सिद्धांत जान लेते हैं। निर्देशन के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है ज्ञान का सिद्धांत। ठीक, सबसे पहले ज्ञान का सिद्धांत ही होना चाहिए। जो आपको गाइडेंस कर रहा है, किसी को शैक्षिक निर्देशन दे रहा है, तो उससे पहले उसका ज्ञान हो तभी वो उस बारे में बताए, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं हुआ है, वो गलत सलत बता देता है तो इससे क्या होता है, बच्चे पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, जिसमें निर्देशन प्रक्रिया आरंभ से पूर्व निर्देशन को यह जान लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया सदैव एक सर्वत्र चलती रहती है। ठीक, उसके बाद निरंतरता का सिद्धांत, इसमें निरंतरता की भावना होती है। निर्देशन जो होता है ये किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन दे देने पर भर में निर्देशक का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। उपबोध निर्देशन प्राप्त करने वाला को समस्या के समाधान के लिए जिन परिस्थितियों में निर्देशन प्राप्त हुआ था, बहुत संभव है कि भविष्य में उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। ठीक, उसके बाद सामाजिक का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, बच्चे में सामाजिकता का सिद्धांत होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर जो कोई भी निर्देशन दे रहा है उसे सोसाइटी के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या निर्देशन देगा, वो गलत सलत निर्देशन दे देगा। ठीक, नैतिकता का सिद्धांत, मॉरलिटी होना चाहिए, है ना, नैतिकता का सिद्धांत। उसके बाद विश्लेषण का सिद्धांत आता है, फिर वैज्ञानिकता का सिद्धांत आता है, फिर उसके बाद डेट आता है सकारात्मकता का सिद्धांत। सकारात्मकता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आत्मनिर्भरता का सिद्धांत आता है, फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है। सारे सिद्धांत नोट कर लेना। ठीक, लचीलेपन का सिद्धांत, दो दो शब्द ऐसे इसके अंदर लिख देना, दो ही लाइन, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, लचीलेपन का सिद्धांत। 12 आता व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, आपके टीचर इतनी देर तक सोचे घंटे होने वाले हैं। व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, संपूर्ण विकास का सिद्धांत। उसके बाद आता है समन्वय का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है निरपेक्षता का सिद्धांत, फिर गोपनीयता का सिद्धांत, फिर समय प्रबंधन का सिद्धांत, फिर विशिष्टता का सिद्धांत, और लास्ट आता है प्रशिक्षण का सिद्धांत। लास्ट में प्रशिक्षण आता है। ठीक, ये सभी सिद्धांत होते हैं। उसके बाद आता है आपका, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी से कवर करें, सारी हेडिंग नोट कर लेना, इससे अभी याद हो जाएगा तुरंत। ठीक, व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता बताइए। जी हाँ, नीड ऑफ गाइडेंस इन द पर्सनल लाइफ। ठीक, तो पर्सनल लाइफ में क्या होते हैं, पहले आता है व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं है किंतु पूर्ण होने के प्रयास में वह अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को निरंतर विकसित करता रहता है, तो यही व्यक्तिगत क्षमता का विकास कहलाता है। ठीक, उसके बाद पारिवारिक जीवन में आवश्यक होता है। फिर उसके बाद किशोरावस्था में समान सामना करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ये निर्देशन। ओके, फिर शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की क्या आवश्यकता है, शैक्षिक रूप से अभी मैंने बताया था, एजुकेशनल गाइडेंस, है ना, वही है शिक्षा के रूप में। उसमें पहला आता है उपयुक्त विषय का चयन करने के लिए, आप कौन सा विषय हाई स्कूल के बाद सिलेक्ट करेंगे, किस व्यवसाय क्षेत्र में जाएंगे, तो इसके लिए शैक्षिक निर्देशन बहुत हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड आता है कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए, फिर शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के हेतु, विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु, ये सभी के लिए शैक्षिक एजुकेशनल जो गाइडेंस होता है इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है व्यवसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए और इसकी परिभाषा किसी राइटर के अनुसार देख लें, बस ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, पहले ये देखें व्यवसायिक निर्देशन की परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा व्यवसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा गया कि व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली वह सहायता है जिसके माध्यम से वह व्यवसाय के चयन एवं विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है एवं अपनी व्यक्तिगत
विशेषताओं को बनाए रखते हुए व्यवसाय से संबंधित अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक, डोनाल्ड सुपर के अनुसार इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने एवं व्यवसाय जगत के बीच अपनी भूमिका का संप्राप्त चित्र बनाने एवं उसे स्वीकारने हेतु वास्तविक स्थिति के बीच इस अवधारणा की जांच करने एवं उसे स्वयं के संतोष एवं समाज के लाभ हेतु वास्तविकता में बदलने की सहायता प्रदान करने की व्यवसायिक निर्देशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मेशर्स के अनुसार। मेशर्स ने कहा शैक्षिक निर्देशन के बारे में, याद कर लेना, ये व्यवसायिक निर्देशन है। ठीक, शैक्षिक निर्देशन किसी व्यक्ति को व्यवसाय में समायोजन करने, मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग करने में सहायता करने वाली तथा समाज के आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाली एक प्रक्रिया है। क्रो ने कहा कि व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय का चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में की जाती है। उसके बाद इसके महत्व जान लेते हैं। पहला महत्व आता है, इसमें तो दिया ही नहीं, कहाँ पे है, चेंज हो गया, 36, 37 कहाँ गया, ये है। ठीक, तो जो पहला आता है व्यवसायिक निर्देशन के, क्या पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक निर्देशन के महत्व। पहला महत्व आता है बच्चों, पहला आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार व्यवसाय के चयन में सहायक। ठीक, व्यवसायों की अनेक रूपता के कारण आवश्यक, व्यवसाय एवं व्यक्ति की प्रकृति में समानता की खोज। फिर उसके बाद आता है व्यक्ति की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप व्यवसाय होना चाहिए। ठीक, ये क्या है, व्यवसायिक आवश्यकता के महत्व। उसके बाद आता है आत्मसंतुष्टि, फिर संसाधनों का अधिकतम उपयोग, फिर उसके बाद आता है टेक्निक, जिसे हम तकनीक का उपयोग करते हैं, नियंत्रण के कारण आवश्यक है। ठीक, ये इतने आपके इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट आता परामर्श के सिद्धांत। अभी आपने पढ़ा था परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत। ठीक, अब है ये परामर्श के सिद्धांत। ओके, तो परामर्श के सिद्धांत में पहला आता है प्रभाववर्ती सिद्धांत, दूसरा आता है व्यवहारवादी सिद्धांत, तीसरा आता है बोधात्मक सिद्धांत, चौथा आता है व्यवस्थावादी सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत है। ठीक, समय बहुत कम है, चारों याद कर लेना बस काफ़ी है। इसके अंतर्गत कुछ लिख देना, नंबर अच्छा मिलेगा। सॉरी बच्चों, ये लास्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे परामर्श की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ठीक, जो परामर्श दे रहा है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टाइज क्या होनी चाहिए, है ना। उसके लिए परामर्श की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया न होकर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रक्रिया है। इसको प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। यही परामर्श प्रक्रिया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है, अर्थात परामर्श प्रार्थी को यह समझना चाहिए कि समाधान करती है कि परामर्श प्रक्रिया को प्रभावी माना जाता है। प्रभावशाली श्रेष्ठ परामर्श प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला था परामर्श की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से संपन्न की जाए, क्योंकि समूह परामर्श अधिक प्रभावशाली नहीं माना जाता है। दूसरा आता कक्ष का वातावरण परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी दोनों के लिए कष्टदायक नहीं होना चाहिए, अर्थात वातावरण शांति प्रिय होना चाहिए। फिर आता परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी के मध्य विचारों का आदान प्रदान सामान्य होना चाहिए, उसमें संकोच या भय नहीं होना चाहिए। ठीक, यही है परामर्श के विशेषता, क्वालिटीज। ठीक, गुण। प्रभाववर्ती सिद्धांत। ठीक, इसमें यह सिद्धांत मूलतः अस्तित्ववादी, मानवतावादी,
दर्शन परंपरा से उत्पन्न हुआ। इसमें परामर्श प्रार्थी प्रभावपूर्ण ढंग से समझने में विशेष बल दिया जाता है। केम्प ने सन 1971 में, रॉजर्स ने सन 1975 में, बारोत तथा हुबर ने सन 1985 में। इन विद्वानों ने सिद्धांत को प्रमुख समर्थक हैं। उनका मत है कि मानवीय अंतःक्रिया को प्रभाववर्ती परामर्शदाता के लिए बयान का केंद्र है। मानवतावादी मनोविज्ञान की सफर सन 1978 का प्रमुख मान्यताएं ही इस सिद्धांत का आधार मानी जाती है। ठीक, फिर उनके अनुरूप अनुभव की विलक्षणता होनी चाहिए। व्यक्ति का अनुभव की विलक्षणता तथा व्यक्ति वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है। समग्रता व्यक्ति को समग्र रूप से उसके वर्तमान अनुभवों के संदर्भ में ही जाना जा सकता है। ठीक, उसके बाद सेकंड आता सीमाबद्धता। यदि जैविकीय तथा पर्यावरणजनित कारक किसी विशिष्ट रूप में व्यक्ति को सीमाबद्ध कर सकते हैं तो फिर व्यक्ति को विकसित होने पर अस्तित्व निर्माण की क्षमताएं असीमित रहती हैं। जनतंत्रीय वातावरण में विशेष तौर पर ऐसा होता है। उसके बाद आत्म परिभाषा है, जिसमें मनुष्यता को किसी पदार्थ या तत्व के बारे में सदैव के लिए एक सा परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनुष्यता को तो सदैव ही आत्म परिभाषण है की प्रक्रिया में संलग्न है। इसके प्रभाववर्ती सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषता। पहला, उनकी अस्तित्ववादी धारणा। दूसरा, व्यक्तिगत केंद्र स्वरूप। तीसरा, समग्रवादी दृष्टिकोण। अब दूसरा सिद्धांत जानते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या था? व्यवहारवादी सिद्धांत था। इसमें प्रभाववर्ती सिद्धांतों में जहाँ एक और बल इस बात पर दिया जाता है कि परामर्श प्रार्थी कैसा अनुभव करता है, वह दूसरों पर व्यवहारवादी सिद्धांत परामर्श प्रार्थी के अवलोकनीय व्यवहारों पर बल देते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवहारवादी परामर्श प्रार्थी के अनुभवों की अपेक्षा उसके व्यवहार को जानने व समझने के लिए अधिक रुचि रखते हैं। इसमें ग्लैमर्स तथा जूनियन के अनुसार इन्होंने कहा कि वास्तविकता उपचार पद्धति पर आधारित इस परामर्श को समझने की दृष्टि से निम्न मान्यताओं का होता है। पहला, दूसरों को जानना। दूसरा, सफलता असफलता का बोध होना। तीसरा, अनुत्तरदायी व्यवहार का कारण। चौथा आता है आपका समकालीन व्यवहार पर ध्यान देना। ठीक, उसके बाद आता है 5वां, व्यवहार परिवर्तन। छठा आता उत्तरदाता ढंग से जुड़ाव। 7वां आता विकल्प उत्पन्न हेतु सहायता। 8वां आता संबद्धता। 9वां आता व्यवहार क्षमता। 10वां आता है नहीं। तो बोधात्मक सिद्धांत में क्या होता है? कॉग्निटिव थ्योरीज में मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, यह एक स्वस्थ मानसिक दशा है। ठीक, उसके बाद मैं ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं हैं, तो यह जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों में की मनसा है। तीसरा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक नहीं, यह उस व्यक्ति की मनोस्थिति है जो कि दूसरे को अपने दुखों का कारण स्वीकार करता है। ठीक, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हैं, वह लोगों की समान मनोस्थिति है, सामाजिक, जबकि ये अन्यों की तुलना में अपने को शक्तिहीन अनुभव करते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट आता है व्यवस्थावादी परोप सिद्धांत। इसमें प्रथम अवस्था आती है समस्या अन्वेषण। दूसरी अवस्था आती है दियामी समस्या परिभाषा। तीसरी अवस्था आती है विकल्पों का अभिज्ञान करना। चौथी अवस्था आती है आयोजन। 5वां आता है क्रिया प्रतिबद्धता। छठा आता है षष्ठ अवस्था मूल्यांकन एवं फीडबैक। ठीक, फीडबैक लास्ट होता है। उसके बाद एक परामर्श की विशेषता, अच्छे परामर्शदाता की विशेषता क्या थी? परामर्श की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से संपन्न की जाए, क्योंकि समूह परामर्श अधिक प्रभावशाली नहीं माना जाता। ये मैंने पढ़ाया हुआ है 6 या 7 क्लास में। 6 क्लास में होगा कि 7 नंबर की क्लास है, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि एक अच्छे परामर्श की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो आई होप आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर हो, यही मेरी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। और अब आपका चौथा सेमेस्टर आने वाला है, आज आपका लास्ट पेपर है।